वेलकम टू द अरिहंतम एकेडमी। मैं प्रवीण सर आपसे जुड़ रहा हूं आपके एग्जाम बोर्ड की प्रिपरेशन कराने के लिए। और अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए आज से लगातार 15 दिन के लिए मैं 15 सेट हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए ला रहा हूं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कल से स्टार्ट होगा। और अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिले। ये 15 सेट स्पेशली वैसे बोर्ड एग्जामिनेशन वाले स्टूडेंट के लिए हैं जो अभी तक जिनकी प्रिपरेशन अभी तक कुछ नहीं है। अगर आपको 15 सेट एमसीक्यू क्वेश्चन करके जाते हैं तो डेफिनेटली आप 35 के 35 क्वेश्चन स्कोर करके आएंगे, ठीक है ना। और अगर वो 35 क्वेश्चन आपका सही होता है तो आपके बोर्ड के नंबर भी इंक्रीज हो सकते हैं। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ मेरा सेट भी मतलब प्रॉपरली एग्जाम बेस्ड है। 70 क्वेश्चंस का आपका बोर्ड में भी पूछा जाने वाला है। बोर्ड ने नई सुधार भी किया है, आपको स्टेप वाइज मार्किंग भी मिलने वाले हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में। तो उन सब बातों का ध्यान रखते हुए हम 15 डेज के लिए लगातार 15 दिनों के लिए हर दिन 1 सेट 70 क्वेश्चन का होगा। 15 सेट पहले हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और फिर 15 सेट अगले 15 दिन के लिए 15 सेट 2 नंबर क्वेश्चन के लिए होंगे, वो चैप्टर वाइज डिस्कस करूंगा। ये 70 क्वेश्चंस का सेट होगा और शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। और फिर 10 दिन के लिए आपका 5 नंबर का क्वेश्चन हम डील करेंगे जो कि चैप्टर वाइज होगा। तो 70 क्वेश्चन का जो है दैट इज कंप्लीट सेट एंड 2 मार्क्स क्वेश्चन होगा चैप्टर वाइज और 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा जो कि आपका चैप्टर वाइज चलेगा। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, अभी से। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे अपना सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा, है ना। कोचिंग का नाम है अरिहंतम एकेडमी, जैसा कि आप लोग जानते हैं, है ना। मेरा नाम हुआ प्रवीण कुमार और लगभग 10 साल 15 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब लगभग 15 ईयर से मैं केमिस्ट्री टीच कर रहा हूँ। पहले कुछ दिनों के लिए दिल्ली में भी पढ़ाया, अभी फिलहाल बिहार में पढ़ा रहा हूँ। बिहार में बाढ़ में पढ़ाता हूँ, पटना डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत एक शहर है। तो अगर आप लोग ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप स्टेशन रोड के पास आकर के कोचिंग में कांटेक्ट कर सकते हैं। 12th के लिए नया बैच स्टार्ट होने वाला है, ठीक है ना। तो आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे लिए है, क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में से कौन से अनुशंक गुणधर्म नहीं है। अनुशंक गुणधर्म के बारे में आपने पढ़ा होगा कि विलयन की एक प्रॉपर्टीज होती है, विलयन के वह गुणधर्म जो विलय की अणु की संख्या पर निर्भर करता है ना, मतलब सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। तो वैसे जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करेगा वो आपका क्या कहलाता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाता है। उसी को हिंदी में अनुशंक गुणधर्म कहते हैं। तो अनुशंक गुणधर्म 4 तरीके का आपने पढ़ा होगा, जिसमें कि अगर आपने पढ़ा होगा हिमांक बिंदु का अवनमन है, क्वथनांक बिंदु का उन्नयन है, प्रासरण दाब, और एक पढ़ा होगा आपने वाष्प दाब का सापेक्षिक घनत्व। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से कौन अनुशंक गुणधर्म नहीं है। अगर हम लोग बात करते हैं अनुशंक गुणधर्म नहीं है का, ठीक है ना, तो वाष्प दाब, इसका आंसर ए होगा। मतलब वाष्प दाब जो है वो अनुशंक गुणधर्म नहीं है, ठीक है ना। अगर वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन होता तो वो अनुशंक गुणधर्म होता, ठीक है ना। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है क्या कि विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण कहां होता है। तो देखिए, विद्युत अपघटन के लिए हम लोगों को विद्युत अपघट सेल का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। और विद्युत अपघट सेल को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी कहते हैं। और आपने पढ़ा होगा कि चाहे गैल्वेनिक सेल हो या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, 2 विभव वहां पर क्रिएट होता है। एक विभव एनोड पर, दूसरा विभव कैथोड पर। कैथोड पर हमेशा अपकरण होता है और एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है। तो सेल आपका गैल्वेनिक सेल हो या आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, दोनों कंडीशन में ऑक्सीकरण हमेशा एनोड पर होता है। तो क्वेश्चन आपका क्या कर रहा था कि विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण कहां होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा एनोड पर। कहां पर होगा, एनोड पर। अपकरण कैथोड पर और ऑक्सीकरण एनोड पर, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछता है कि निम्नलिखित में कौन सबसे सबल क्षार है। सबल क्षार कहने का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग बेस, राइट ना, स्ट्रॉन्ग बेस। तो अगर बात करते हैं, ये 15th ग्रुप फैमिली का क्वेश्चन है, जिसमें से NH3 अमोनिया जो है वो स्ट्रॉन्ग यानी स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है आउट ऑफ द 15th ग्रुप फैमिली ऑफ हाइड्राइड। इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या कि 15th ग्रुप फैमिली में
अमोनिया है, फॉस्फीन है, एंटीमनी है, एस आर्सेनिक है। अगर हम लोग इसका बेसिक प्रॉपर्टीज का ऑर्डर चेक कर लें तो ऐसा कुछ होता है, ठीक है। NH3 is more basic than PS3, is more basic than ASS3, is more basic than SbS3, है ना। तो डाउन द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर्स रिड्यूस होता है, मतलब क्षार का, भस्मीयता का गुणधर्म घटता है, जो कि अम्लता का गुणधर्म बढ़ता है। तो सबसे छोटा नाइट्रोजन है, इसलिए सबसे छोटा जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा वो क्या हो जाएगा आपका, अमोनिया गैस होगा। क्या होगा, अमोनिया गैस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, तनु NaOH की उपस्थिति में एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट क्या है, एक प्रकार का ईस्टर का जल अपघटन किस कोटि का अभिक्रिया का होता है। तो एथिल एसीटेट का फॉर्मूला आप सबको पता होना चाहिए। एथिल एसीटेट का फॉर्मूला होता है, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O O C2H5, ठीक है ना। और इसका जल अपघटन किसके प्रेजेंस में, NaOH के प्रेजेंस में करना है, यानी इसको ऐड कर रहे हैं किसके साथ, NaOH के साथ ऐड कर रहे हैं। जब NaOH के साथ ऐड करेंगे तो यहां पर रिएक्शन जो रेट होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ठीक है ना, दैट रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईस्टर इनटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, NaOH। दोनों के मोलर कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। अगर दोनों के मोलर कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करे तो यहां पर भी पावर 1 है, यहां पर भी पावर 1 है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 2, है ना। तो अगर आपको दो चीज और, एक चीज और ध्यान रखना है, जल के उपस्थिति में अगर होता है तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स उसको बोलते हैं, छदम प्रथम अभिक्रिया, छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया, है ना। लेकिन अगर बेसिक मीडियम में अगर हम उसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो वो सेकेंडरी, मतलब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, द्वितीय कोटि अभिक्रिया कहते हैं इसको, ठीक है ना। तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, हर साल छदम अभिक्रिया कोटि का क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट कहता है कि द्रव ऑक्सीजन के अणु में पाए जाने वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताएं। तो ऑक्सीजन जो O2 के रूप में पाया जाता है उसमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो 2 होती है। कैसे होता है 2, वो भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान के चलते हैं क्या O2 है, आपके लिए O2 है, O2 कहने का मतलब 16 इलेक्ट्रॉन, और 16 इलेक्ट्रॉन का एक, चूंकि ऐसा एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो आपके 11th कॉन्सेप्ट के बेसिस पर डिपेंड किया हुआ रहता है, तो वो चीज आपको ध्यान रखना है। ये 11th बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। वहां पर आपने देखा होगा कि कुछ इस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं, जहां पर सबसे पहला होता है सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, ठीक है। अब यहां तक देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, तो यहां तक हो चुके हैं 2 2 4 2 6 6 2 8 2 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। 4 इलेक्ट्रॉन भी और बाकी हैं। अगर 4 इलेक्ट्रॉन और बाकी हैं तो यहां पर हम लोग कर सकते हैं, क्या देखिए, पाई 2px2 बराबर हो जाएगा पाई 2py2, ठीक है। तो यहां पर देखिए तो कितने हो गए, देखिए 2 2 4 6 2 8 2 10 2 12 2 14। उसके बाद होता है क्या, पाई स्टार 2px1 इज इक्वल टू पाई स्टार 2p/1, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, समझ में आया ना। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर क्वेश्चन था। आप कहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्टिव भी कर सकता हूं, या अगर आप कहेंगे तो मैं सिंपल आंसर करते हुए भी चल सकता हूं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, डिस्क्रिप्टिव भी करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, ऐसे तो आंसर आपको याद कर लेना ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला उत्कृष्ट गैस, वायुमंडल अर्थात एटमॉस्फेयर में, हवा में सबसे ज्यादा जो आपका इनर्ट गैस है, उत्कृष्ट गैस है, दैट इज कॉल्ड आर्गन। आर्गन की प्रचुरता सबसे अधिक होती है हवा में, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लिंकेज समावयवता प्रदर्शित नहीं करता है। लिंकेज समावयवता कहने का मतलब होता है क्या, लिंकेज आइसोमेरिज्म। और लिंकेज आइसोमेरिज्म के लिए आपने पढ़ा होगा कि लिगेंड जो होते हैं ना, एक लिगेंड, विशेष प्रकार के लिगेंड होते हैं, उसको उभयदंती लिगेंड्स कहते हैं, ठीक है। उभयदंती कहने का मतलब उनके पास 2 परमाणु होते हैं ऐसे जो इलेक्ट्रॉन दान में दे सकते हैं, लेकिन एक बार में कोई एक ही इलेक्ट्रॉन दान में दिया जाता है। और ये 3 प्रकार के उभयदंती लिगेंड्स हैं। एक जो है नाइट्राइटो है,
एक साइनाइड है, मतलब थायोसाइनाइड है और एक साइनाइड। ये तीनों उभयदंती हैं। तो आपसे पूछा क्या कि निम्नलिखित में से कौन लिंकेज समावयवता प्रदर्शित नहीं करता है? तो जो लिंकेज समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा वो है NH3। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? NH3। ये सब लिंकेज समावयवता प्रदर्शित करते हैं, ये सब एम्बीडेंटेड लिगेंड्स हैं, एम्बीडेंटेड, दीज आर द एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है ना। ये उभयदंती हैं, एम्बीडेंटेड मतलब हैज टू डोनर एटम बट कैन अटैच विद आइदर वन, अर्थात ऐसे लिगेंड्स जिनके पास दो दाता परमाणु हैं और एक ही परमाणु के द्वारा वो क्या होते हैं? केंद्रकीय परमाणु से जुड़ते हैं, इसीलिए उनको उभयदंती, एक बार में एक। जैसे नाइट्राइटो N और नाइट्राइटो O लिखते हैं हम इसके लिए थायोसाइनाइट है, आइसोथायोसाइनाइटो, इसके लिए नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो जटिल आयन CON का होल ट्वाइस 2Cl2 में CO की प्रभावी परमाणु संख्या क्या है? तो देखिए, प्रभावी परमाणु संख्या का फॉर्मूला होता है, उसको लिखते हैं EAN इज इक्वल टू होता है Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, जो परमाणु है उसका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस कर देते हैं, प्लस ट्वाइस इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है ना, वो ऐड करते हैं 2 से गुना करके। तो यहां पर देखिए कोबाल्ट है, कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 27, और 27 यहां पर देखिए +1 है ना, तो 27 में एक इलेक्ट्रॉन आप हटा दीजिए, तो 27 माइनस 1, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखिए कितना है 27 माइनस ऑफ 1 इंटू, फॉर्मूला में देखिए 2 क्लोरीन है 2 EN है, EN बाइडेंटेड है मतलब द्विदंती है, तो 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 2 6, तो 2 इंटू 6, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए 27 माइनस 6, सॉरी 27 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 26 प्लस 12 इज इक्वल टू 6 2 8 38, तो 38 यहां पर तो है भी नहीं, 6 2 8, 6 दूनी 12, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन में 38 नहीं है, तो ऑप्शन के हिसाब से अगर मुझे चलना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है, अगर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है बालक, ठीक है ना, तो +3 करेंगे, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, तो 27 माइनस 3 यहाँ पे 24 होना चाहिए, 24 प्लस 12 36 होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है क्वेश्चन में, आपका सही आंसर क्या होगा? 36 होगा। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन होगा COEN का होल ट्वाइस, ऐसे सही तो है, सही तो है, सही तो है ना। यहाँ पे Cl2 था ना, 2Cl2 है ना, ठीक है, Cl2 और +1, तो +1 यहां था ना और +2 यहां है ना, तो ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो गया ना, ठीक है, गुड। आंसर कितना हो जाएगा? 36। आंसर क्या होगा? 36 होगा, ठीक है। बढ़े आगे, कोई डाउट तो नहीं, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, EN इक्वल टू Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? CH3 CH2 CH3 CH2Cl का आईपेक नेम क्या है? तो देखिए, जिधर से फंक्शनल ग्रुप होता है उधर से हम काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से ये हो गया कार्बन नंबर 1, ये तो सब्स्टिट्यूएंट है, शाखित है, चला जाएगा शाखा में, ये हो गया कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। टोटल नंबर ऑफ कार्बन इज 4। सेकेंड कार्बन पर CH3 है, फर्स्ट कार्बन पर क्लोरीन है, तो क्लोरीन फर्स्ट कार्बन पर है, ठीक है ना। CH3 सेकेंड कार्बन पर है, और कुल कार्बन की संख्या कितनी है? 4 है ना। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो इसको हम कह सकते हैं एक तरीके से आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। ये क्या है आपका? आइसोब्यूटाइल क्लोराइड है। आईपेक नेम में तो उसके हिसाब से देने रखा है ना। अगर इसके हिसाब से चेक करेंगे तो आईपेक नेम इसका क्या होना चाहिए था? इसका आईपेक नेम होना चाहिए था 1-क्लोरो 2-मिथाइल और कुल 4 कार्बन है, ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन, ठीक है ना। 1-क्लोरो 2-मिथाइल ब्यूटेन।
तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, यहाँ पर 3 को 1 बना दिया जाए तो दैट विल बी द राइट आंसर, 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर है ना। आइसोब्यूटाइल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसमें 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, 4 कार्बन पर आइसोब्यूटाइल कहते हैं, यहाँ पर 5 कार्बन है, आइसोपेंटाइल होगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, है ना। 5 कार्बन है, टोटल 5 कार्बन है, तो आइसोपेंटाइल स्ट्रक्चर है, इसलिए ऑप्शंस में थोड़े से मॉडिफिकेशन का रिक्वायरमेंट था। 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हो सकता है कुछ मिसप्रिंट हो इसमें। विनेगर में उपस्थित, विनेगर आपने पढ़ा होगा, हिंदी में सिरका भी कहते हैं। एसिटिक अम्ल का क्या होता है, 1 बिलियन होता है। एसिटिक अम्ल कहने का मतलब CH3COOH, तो एसिटिक बिलियन है, एसिटिक अम्ल का बिलियन है। मिनिमम टू मिनिमम हम लोग क्या करते हैं, एसिटिक अम्ल यूज करते हैं, वाटर का अमाउंट ज्यादा होता है तो 6 to 10%। विनेगर का सॉल्यूशन कितना, 6 to 10% एसिटिक अम्ल। ऐसे जनरली 4 to 8% ही लेते हैं, बट अगर 6 to 10% का ऑप्शन रहेगा तो आप 6 to 10% यूज करेंगे। बट टिपिकल जो घरेलू यूज के लिए सिरका हम लोग तैयार करते हैं उसमें 4 to 8% आप एसिटिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, तो एसिटिक अम्ल ही होगा, लेकिन परसेंटेज ध्यान देना, 6 to 10%। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन डाइसैकेराइड्स है। डाइसैकेराइड्स कहने का मतलब होता है वैसे कार्बोहाइड्रेट जो 2 अलग अलग मोनोसैकेराइड से मिलकर बना हुआ, या जो 2 सेम मोनोसैकेराइड से मिलकर बना हुआ। तो मोनोसैकेराइड्स 2, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं वैसे कार्बोहाइड्रेट जो जल के द्वारा अवक्षेपित होकर के 2 मोनोसैकेराइड्स उत्पन्न करें। ठीक है ना। तो वैसे आपको 3 ही हैं आपके सिलेबस के हिसाब से, माल्टोज है, लैक्टोज है और सुक्रोज है। याद रख लेना, डाइसैकेराइड 3 ही पढ़ना आपको, माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज। तो यहाँ पर क्या है, सुक्रोज विल बी द डाइसैकेराइड। ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है, फ्रुक्टोज मोनोसैकेराइड्स है और स्टार्च पॉलीसैकेराइड्स है। स्टार्च क्या है, पॉलीसैकेराइड्स है। नेक्स्ट देखते हैं क्या, NaCl रवा की संरचना होती है। NaCl हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग नहीं है, बल्कि FCC, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या है ये, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल को हिंदी में फलक केंद्रित घनाकार कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फलक केंद्रित घनाकार। तो NaCl की जो संरचना होगी वो फलक केंद्रित होगी। नेक्स्ट हमारे पास है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन लायोफिलिक कोलाइड है। लायोफिलिक कोलाइड वैसे कोलाइड्स होते हैं जो वाटर लविंग होते हैं नेचर में, है ना, मतलब जल में घुल जाते हैं और जल में घुलनशील होते हैं, है ना। तो लायो मतलब लिक्विड, फिलिक मतलब टू अट्रैक्ट, टू लव, राइट ना, तो वाटर लविंग सॉल्यूशन। तो वैसे कौन से कोलाइड लायोफिलिक हैं। दूध पानी में मिल जाता है, हम लोग देखा भी है, गम भी पानी में मिलता है, कोहरा पानी में नहीं मिलता है, खून भी पानी में मिल जाता है। तो क्वेश्चन में अगर कौन लायोफिलिक कोलाइड है तो तीनों सही है, लेकिन अगर कौन लायोफिलिक नहीं है, कौन लायोफिलिक नहीं है ना, तो क्या आंसर होगा, कोहरा विल बी द राइट आंसर। तो ध्यान रखना है, अगर लायोफिलिक है तो एक से अधिक है, दूध भी, गम भी, खून भी, ये सब क्या है आपका लायोफिलिक है। ठीक है, लेकिन कौन नहीं है, तो कौन नहीं है, कोहरा नहीं है। कौन नहीं है, कोहरा लायोफिलिक कोलाइड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, कहता है वैसे अयस्क जिसमें 2 अलग अलग धातु उपस्थित हैं, वैसे अयस्क जिसमें 2 अलग अलग धातु उपस्थित हैं। तो देखिए पहला जो अयस्क है हमारे पास वो है हेमेटाइट। पहला जो अयस्क है हमारे पास वो है क्या, हेमेटाइट। तो हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है, क्या होता है हेमेटाइट का फॉर्मूला, हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2 गैलेना PbS। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe3O4। ठीक है ना। फिर क्या, कॉपर पाइराइट का फॉर्मूला होता है CuFeS2। अब आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, क्या कह रहा है कि वैसे अयस्क जिसमें 2 अलग अलग धातु हैं, तो इसमें देखो एक ही धातु है लोहा, एक ही धातु है लेड, एक ही धातु है लोहा, 2 धातु है कॉपर और लोहा। तो राइट आंसर विल बी कॉपर पाइराइट्स, राइट आंसर विल बी कॉपर पाइराइट्स। ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन ऑक्साइड हंसाने वाला गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है ना, हंसाने वाला गैस है N2O। फॉर्मूला क्या होता है इसका, N2O। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है ना, हंसाने वाला गैस की श्रेणी में कौन आता है, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा, N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विभेदित किया जा सकता है।
मतलब फॉर्मिक अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल का कंपाउंड है, फॉर्मल्डिहाइड एल्डिहाइड ग्रुप का कंपाउंड है। तो एल्डिहाइड को पहचानने के लिए बेनेडिक्ट रिएजेंट अर्थात KMnO4 का प्रयोग कर सकते हैं। अल्कलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में डीकलराइज हो जाएगा, ठीक है ना। कौन? फॉर्मल्डिहाइड। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट में भी वो कॉपर को ब्राउन के रूप में प्रेसिपिटेट करेगा और टॉलेंस टेस्ट में वो सिल्वर मिरर टेस्ट देता। तो एल्डिहाइड तीनों प्रकार का टेस्ट देता है, लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देता, ठीक है ना। तो फॉर्मिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देता है, ये तीनों नहीं देता। तो राइट आंसर विल बी सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। क्लियर है ना, ठीक है ना। कौन सा टेस्ट होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट इज द राइट आंसर। फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विभेदित किया जा सकता है? बेनेडिक्ट घोल भी फॉर्मल्डिहाइड पॉजिटिव, फेलिंग सॉल्यूशन भी पॉजिटिव, टॉलेंस टेस्ट भी पॉजिटिव, सोडियम बाइकार्बोनेट निगेटिव। फॉर्मिक अम्ल बेनेडिक्ट घोल निगेटिव, फेलिंग घोल निगेटिव, टॉलेंस घोल निगेटिव, लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट पॉजिटिव। तो सोडियम बाइकार्बोनेट ही इकलौता ऐसा टेस्ट है जिसके बेसिस पर हम फॉर्मिक अम्ल को फॉर्मल्डिहाइड से अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फॉर्मूला होता है T1/2 मस्ट बी इक्वल टू 0.693 बाई के। के कांस्टेंट होता है। के क्या है? बेग स्थिरांक। के क्या है? बेग स्थिरांक। तो टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ 0.693 बाई के है, ठीक है ना। के तो बेग स्थिरांक है, तो बेग स्थिरांक पर निर्भर नहीं करता है, हम ऐसा तो कह नहीं सकते क्योंकि बेग स्थिरांक है वहां पे। बेग स्थिरांक टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। हाँ, प्रारंभिक सांद्रण इसमें नहीं है, तो क्या होगा राइट आंसर? प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर ना, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु है ना, किस पर निर्भर नहीं करता है? प्राथमिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। दैट मींस क्या है? देखिए यहाँ पर द हाफ लाइफ पीरियड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द concentration, initial concentration of the reactant, right ना, initial concentration of the reactant। चलिए नेक्स्ट है क्या देखें, पायरोलुसाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो देखिए हम लोग देख लेते हैं मैग्नीशियम डोलोमाइट। मैग्नीशियम डोलोमाइट फॉर्मूला क्या है? MgCO3.CaCO3 है ना, और इसका नाम है डोलोमाइट। इसका नाम क्या है? डोलोमाइट। इसके अयस्क का नाम है डोलोमाइट। मैग्नीज MnO2, manganese MnO2 and that MnO2 is called pyrolusite, is called pyrolusite, ठीक है ना, pyrolusite। जिंक ZnS, जिंक ब्लेंड, लोहा मैग्नेटाइट या हेमेटाइट, Fe2O3.Xs2 Fe3O4.X2। आपका क्वेश्चन क्या है? पायरोलुसाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो मैग्नीज विल बी द राइट आंसर, ठीक है ना। मैग्नीज का जो अयस्क है वो किस नाम से जाना जा रहा है? पायरोलुसाइट नाम से जाना जा रहा है। मैग्नीशियम का डोलोमाइट, मैग्नीशियम डोलोमाइट। जिंक का जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड, ठीक है ना। और लोहा के लिए हेमेटाइट Fe2O3.Xs2, मैग्नेटाइट Fe3O4.Xs2, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोएक्टिव उत्कृष्ट गैस है? देखो हीलियम नियॉन आर्गन, हीलियम नियॉन ज़ेनन, ये सब उत्कृष्ट गैस हैं लेकिन रेडियोएक्टिव नहीं है। रेडॉन, रेडॉन इज द रेडियोएक्टिव, ठीक है ना, इनर्ट गैस, रेडियोएक्टिव इनर्ट गैस। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन से बाइडेंटेड लिगेंड्स है? बाइडेंटेड लिगेंड्स वैसे लिगेंड्स होते हैं जिनके पास दो डोनर एटम होता है, दो दाता परमाणु है, दो जगह से परमाणु को एक साथ बाइंड कर सकता है। वैसे कैटेगरी में लाई कौन करते हैं? तो वैसे कैटेगरी में लाई करते हैं आपके इथेन 1,2 डायमाइन, ठीक है, ऑक्सिलेटो आयंस, ये सब क्या है? बाइडेंटेड लिगेंड्स हैं। तो यहां पर क्या है देखो, एथिलीन, एथिलीन डायमीन, क्या नाम है इसका? एथिलीन डायमीन, यही आपका बाइडेंटेड लिगेंड्स है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। एल्कील हैलाइड का, ठीक है ना, क्वेश्चन क्या है? एल्कील हैलाइड का, एल्कील हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में होता है? एल्कील हैलाइड मतलब हेलो एल्केन्स का कंपाउंड है। हेलो एल्केन से जब आप हेलोजन हटा करके हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो अल्केन मिल जाएगा। हेलो एल्केन से जब आप हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों हटा दीजिएगा तो अल्कीन भी मिल जाएगा। हेलो एल्केन में जब हेलोजन एटम्स को आप क्या करेंगे? OH के साथ जोड़ देंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो अल्कोहल भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अल्केन बनाने के लिए
एक्स हटा देना, एच भेज देना, ठीक है ना। तो इनमें से सभी ऑप्टेन कर सकते हैं, सभी प्राप्त हो सकता है, ठीक है ना। अल्केन भी प्राप्त हो सकता है, अल्कीन भी प्राप्त हो सकता है, और अल्कोहल तो प्राप्त हो ही सकता है, ठीक है ना, है ना। ठीक है, बढ़े आगे, कोई डाउट तो नहीं है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। जब एसिटामाइड की अभिक्रिया निम्नलिखित में से Br2 के वजह से कराई जाती है तो क्या मिलता है। देखिए एसिटामाइड, फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। एसिटामाइड का फॉर्मूला होता है क्या, फॉर्मूला है RC≡ONS2, ठीक है ना। इसका रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं ब्रोमीन वाटर प्लस KOH के द्वारा। तो कुछ पोटेशियम ब्रोमीन के साथ हट जाएगा, ठीक है ना, 2KBr बना करके हट जाएगा। कुछ पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ इस कार्बन को हटाएगा, क्या बना देगा, K2CO3, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, रिमूवल ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, K2CO3। K2CO3 के साथ साथ कुछ H2O बचेगा। तो यहां से देखिए CO हट गया ना, ये रिमूव हो रहा है। ये हटाने के बाद दिख पा रहा होगा कि यहां पे अल्काइल बच गया और यहां पर NH2 बच गया। इसका मतलब, और एसिटामाइड है तो इधर CH3, R इक्वल टू क्या है यहाँ पर, R इक्वल टू CH3। अगर R इक्वल टू CH3 है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3NH2, CH3NH2, and CH3NH2 is called methylamine. This functional group are called, sorry, this reaction are called basically what? So this reaction is called basically what? Hoffman bromide degradation reaction, right ना, this is called Hoffman bromide degradation reaction, ठीक है ना, क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। दिस इज कॉल्ड हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, क्लियर है ना। बढ़े आगे, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन ताप दृढ़ प्लास्टिक है। ताप दृढ़ प्लास्टिक मतलब समझ रहे हैं, ताप दृढ़ मतलब क्या होगा, टेम्परेचर से रेसिस्टेंट होगा, रेसिस्टेंट टू द टेम्परेचर। आप अगर तापमान बढ़ाएंगे तो वो अपने आप को स्टेबल रखेगा, और उसका यूज हम लोग करते हैं खास करके कहां पे, लाइक जैसे आपने देखा होगा कि इंडक्शन चूल्हा पर यूज करने वाला बर्तन टेम्परेचर रेसिस्टेंट होता है, ठीक है, उसमें खाना सटता उठता नहीं है, ठीक है ना। हमारा जो इलेक्ट्रिकल स्विच है, इलेक्ट्रिकल बोर्ड का जो पैनल होता है, राइट ना, दे आर ऑल्सो हीट रेसिस्टेंट, है ना, इसलिए जल्दी आग उसमें नहीं पकड़ता। तो उसमें जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बेकेलाइट। बेकेलाइट इज योर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, राइट ना। पॉलिथीन इज योर थर्मोप्लास्टिक, ठीक है ना, ताप सुघटित, मतलब गर्म करेंगे तो ठंडा, ठंडा करेंगे तो कठोर हो जाएगा, गर्म करेंगे तो कोमल हो जाएगा, उसको ताप सुघटित, वो पॉलिथीन होता है। वो क्या होता है, पॉलिथीन होता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसमें इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन स्रावित होता है पैनक्रियास में। पैनक्रियास हिंदी में क्या कहलाता है, अग्न्याशय कहलाता है। क्या कहलाता है, अग्न्याशय कहलाता है। कोई डाउट तो नहीं यहां तक ना, ठीक है, बढ़े आगे। फिर कहता है एचसीपी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी है। एचसीपी में कुल परमाणु की संख्या कितनी होती है, एचसीपी इकाई सेल में कुल परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो एचसीपी इकाई सेल आप लोग देखे होंगे, उसका स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा होगा, कुछ ऐसा होता है ना, देख लीजिए। यहां पर हो गया एक, ठीक है, दो हो गया, यहां पे देखिएगा 12 कॉर्नर है, दो फेस, एक फेस ऊपर एक फेस नीचे, तो दो फेस हो गया। फिर देखिए एक उधर वाला है और एक सामने है, एक उधर वाला एक सामने, दो दो चार, एक पीछे और एक सामने, 6। तो ध्यान से देखते हैं, 12 कॉर्नर, कुल 12 कॉर्नर है, ठीक है ना। तो 12 अगर कॉर्नर है तो ये 12 कॉर्नर है अगर, ठीक है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1/6 इंटू 12, हर कॉर्नर 6 एटम के द्वारा घिरा होगा, तो 1/6 इंटू 12 प्लस 2 फेस सेंटर्ड है, आधा आधा फेस सेंटर पे होगा, तो हाफ इंटू 2 प्लस 1 2 3 4 5 6, हाफ इंटू 6, हाफ इंटू 6, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए,
2 + 1 + 3, 3 3 6, तो सही आंसर कितना हो जाएगा 6, है ना। तो HCP में कुल इकाई सेल की संख्या कितनी है 6 है। कितनी है 6 है। समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक। बढ़े आगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकीय प्रदर्शित करता है। लौह चुंबक हमेशा ध्यान रखिएगा, क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है ना। ये फेरी मैग्नेटिज्म है, Fe3O4 क्या है फेरी मैग्नेटिज्म है, ये एंटी फेरी मैग्नेटिज्म है। तो हमारे पास क्या बच गया CrO2। लौह चुंबकत्व कौन दर्शाता है, शुद्ध लौह चुंबकत्व कौन दर्शाएगा CrO2। BCC इकाई सेल में मुख्यतः खाली जगह होती है। BCC आपने पढ़ा होगा, सिंपल क्यूब में 52% भरा हुआ है, 48% खाली। BCC में 68% भरा हुआ, 32% खाली। FCC में 74% भरा हुआ है एंड 26% खाली। तो BCC में कितना खाली है, तो 32% खाली है, 68% भरा हुआ। आसान क्वेश्चन है। और पूछता है फिर कहता है पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्यों। हाइयर एल्टीट्यूड पर जब हम जाते हैं तो वहां पर प्रेशर घटता है, और जब प्रेशर घटेगा तो ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है, ठीक है ना। प्रेशर ही बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा सकता है। तो हाइयर एल्टीट्यूड पर प्रेशर कम होने के कारण क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। मतलब पहाड़ों पर वायुमंडल का दाब घटता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, घट जाता है। बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, घट जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि अगर n मोल घुल है, पदार्थ के मोल की संख्या तथा n घोलक के मोल की संख्या है। मतलब आपने पढ़ा होगा ना कि n है सोल्यूट, n मोल सोल्यूट है, और दिस n मोल इज सॉल्वेंट। तो आपसे मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, किसका मोल फ्रैक्शन, किसका घुली का, मतलब सोल्यूट का। तो आपने पढ़ा होगा क्या, सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स बाय सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स बाय सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल्स। तो सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल है, सॉल्यूशन का n + n, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास, दैट इज द राइट फॉर्मूला, n by n + n, राइट ना। और अगर घोलक का पूछता तो ये हो जाता है कैपिटल N by कैपिटल N + n, लेकिन घुली का पूछ रहा है तो n + n by n, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 30। क्या करें, किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होता है। देखिए ऑक्सीकरण विभव कहने का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा, ठीक है। तो आवश्यक ऊर्जा की मात्रा मतलब किसमें अधिक होगा, तो हम कह सकते हैं ना कि जो सबसे ताकतवर परमाणु है उससे इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा अधिक होगी। तो यहाँ पे देखिए सबसे जो ताकतवर है एटम वो है मैग्नीशियम, ठीक है। तो मैग्नीशियम का जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा दे विल बी हाई, ठीक है ना। तो आउट ऑफ जिंक कॉपर सिल्वर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम इज वेरी हाई, राइट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, देखिए यहाँ पर फैराडे का प्रथम नियम क्या है ना। चैप्टर नंबर 3 में पढ़ना था, 2 नियम है फैराडे का, पूछता भी आपको थ्योरी में पूछता है। फैराडे का प्रथम नियम क्या है कि जब हम किसी विद्युत अपघट्य सेल में किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ के पिघले हुए अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कैथोड पर जाके धनायन जमा होता है, और एकत्रित धनायन का द्रव्यमान, ठीक है ना, उसमें प्रवाहित विद्युत धारा एवं समय के गुणन के समानुपाती होता है। अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित के I समय कितना है t, तो I × t का समानुपाती होगा। समानुपाती को हटाने के लिए Z लगा देते हैं। तो फॉर्मूला ये था, देखिए W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT, प्रोपोर्शनेट को हटाने के लिए Z का प्रयोग करते हैं, देन W = क्या हो जाएगा ZIT। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा ये W = ZIT, ठीक है ना। ये हो गया पहला। विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक, मतलब यहीं से देखिए Z है, Z को क्या बोलते हैं यहाँ पर देखिए, Z को बोलते हैं मास बाय F, Z को बोलते हैं मास बाय F, NF। Z का फॉर्मूला होता है मास बाय NF, तो मास ग्राम में और F फैरेड चार्ज। फैरेड के लिए कूलाम्स लिख सकते हैं आप 96,500 कूलाम, तो ग्राम पर, ठीक है ना। मतलब यहां पर देखिए Z है, Z = मोलर द्रव्यमान बटा NF, F = 96,500 कूलाम, यानी आप लिख सकते हैं इसको क्या, मोलर द्रव्यमान बटा N × 96,500 कूलाम। तो द्रव्यमान के लिए ग्राम और कूलाम, तो ग्राम पर कूलाम क्या आ जाएगा, ग्राम पर कूलाम इज द राइट आंसर, राइट ना। ग्राम पर कूलाम इज द राइट आंसर, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33, है ना। क्या कहता है, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई एक समान होती है। वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, किस अभिक्रिया कोटि के लिए, है ना, अभिक्रिया के वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई का
डायमेंशन फॉर्मूला एक समान होता है, ठीक है ना। तो देखिए यहां से आपने शून्य कोटि के लिए पढ़ा होगा, रेट इज इक्वल टू के इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R⁴ होता है। इसलिए यहां से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रेट इज इक्वल टू के। अब रेट के लिए मोल पर लीटर पर सेकेंड है, तो के के लिए भी क्या हो जाएगा, तो के के लिए भी मोल पर लीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो आपके पास जो सही आंसर हो जाएगा वो शून्य कोटि की अभिक्रिया के, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए डायमेंशन फार्मूला और या एसआई यूनिट वेग स्थिरांक का और रेट ऑफ रिएक्शन का दोनों क्या होगा, सिमिलर होगा, दोनों के लिए क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 34, क्या करें, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु निर्भर नहीं करता, अभी हमने पढ़ा भी था। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फॉर्मूला क्या था, T हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के। क्या नहीं, इसमें सांद्रण नहीं है, तो प्रतिकारक के सांद्रण पर, प्रतिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। शून्य कोटि की प्रथम कोटि है ना, सॉरी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल अभिकर्मक के अर्थात प्रतिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। फिर कहता रासायनिक अधिशोषण की अभिक्रिया होती है। रासायनिक अधिशोषण मतलब केमिकल एडसॉर्प्शन, इरिवर्सिबल प्रॉपर्टीज होता है। वो एक बार कार्बन डाइऑक्साइड बन गया तो दोबारा टूटेगा नहीं, है ना, कार्बन ऑक्सीजन अलग नहीं हो सकता है। तो रासायनिक अभिक्रिया सामान्यतः, सारे तो नहीं लेकिन कुछ सामान्यतः जनरली इरिवर्सिबल नेचर के होते हैं। तो इरिवर्सिबल को हिंदी में अणु उत्क्रमणीय कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, अणु उत्क्रमणीय, वो वापस रिगेन नहीं हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर टिंडल का प्रभाव प्रदर्शित होता है। टिंडल का प्रभाव किसके द्वारा प्रदर्शित होता है, तो टिंडल का प्रभाव कोलाइडी विलयन के द्वारा। किसके द्वारा, कोलाइडी विलयन के द्वारा, समझ गया ना। कलर दिखाएगा, कैसा दिखाएगा, क्या दिखाएगा विलयन, कलरफुल दिखाएगा, ठीक है ना, क्या दिखाएगा, कलरफुल दिखाएगा, क्लियर है ना। तो टिंडल का प्रभाव किसके द्वारा, कोलाइडी विलयन के द्वारा नहीं प्रदर्शित होता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का अयस्क नहीं है, जिंक का अयस्क नहीं है, जिंक ब्लेंड, फॉर्मूला Zns,